दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 3 न्यायालयों की शक्ति। धारा 26 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं इस संहिता के अन्य बंदों के अधीन रहते हुए भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 के अधीन किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 और धारा 376 क, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ या धारा 376 ड के अधीन किसी अपराध का विचारण यथासाध्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला पीठासीन हो। किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित हैं तब उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है तब उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। धारा 27 किशोरों के मामलों में आधिकारिकता। किसी ऐसे अपराध का विचारण जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु उस तारीख को जब वो न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए 16 वर्ष से कम है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम 1960 या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए बंद करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है। धारा 28 दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है। सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाने की आवश्यकता होगी। सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हैं। धारा 29 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हैं। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास 10,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का दंडादेश दे सकता है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का दंडादेश दे सकता है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियां और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां होगी। धारा 30 जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि के कारावास अधिनिर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हैं, परंतु वह अवधि धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। जहाँ कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है वहाँ वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है। इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है। धारा 31 एक ही विचारण में कई अपराधियों के लिए दोष सिद्धि होने के मामले में दंडादेश। जब एक ही विचारण में कोई व्यक्ति 2 या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तब भारतीय दंड संहिता 1860
कि धारा 71 के बंदों के अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए मना ऐसा न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकता है। जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हो तब यदि न्यायालय ने यह निर्देश न दिया हो कि ऐसा दंड साथ साथ भोगे जाएंगे तब वे ऐसे क्रम से एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिसका न्यायालय निर्देश दे। दंडादेशों के कर्मवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधियों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक हैं जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोषसिद्धि पर देने के लिए सक्षम है। न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजें, परंतु किसी भी दशा में ऐसी व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडादेश नहीं किया जाएगा। संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक न होगा जिसे वह अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। किसी सिर्दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा। शक्तियों का प्रदान करने का ढंग धारा 32 इस संहिता के अधीन शक्तियाँ प्रदान करने में यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषतः नाम से या उनके पद के आधार पर अथवा पदाधिकारियों के वर्गों के साधारणतः उनके पदीय अभिधानों से आदेश द्वारा सशक्त कर सकती हैं। ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है। धारा 33 नियुक्त अधिकारियों की शक्ति सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा उस संहिता के अधीन कोई शक्ति किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए नियुक्त की गई है, जब कभी उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया जाता है, तब वह जब तक यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे या न दे चुकी हो उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वैसे नियुक्त किया गया है उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा। धारा 34 शक्तियों को वापस लेना यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को वापस ले सकती हैं जो उसने या उसके अधीन किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान की हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ किन्हीं शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वे शक्तियाँ प्रदान की गई थी। धारा 35 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्ति को उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना इस संहिता के अन्य बंदों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग का पालन उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है। जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती कौन है तब सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के इसके अधीन किन्हीं कार्रवाई या आदेशों के प्रयोजन के लिए ऐसे अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है तब यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा ये अवधारित करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के या इसके अधीन किन्हीं कार्रवाइयों का आदेशों के प्रयोजनों के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा।